दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं जो कि होने वाला है आपके 12th स्टैंडर्ड के पोयम्स के ऊपर बेस्ड। जी हां दोस्तों, आपके 12वीं इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए और भी ज्यादा मजबूत तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इतने सारे वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखा है जिसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपके 12th इंग्लिश के अंदर, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, चाहे वो पैसेज हो, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज का लर्निंग ट्रिक्स हो, चाहे माइंड मैपिंग हो, कंप्लीट ग्रामर हो, एज वेल एज हर एक चीज हमने पढ़ा रखा है। तो सारे वीडियोस अपलोडेड है, रिसेंट में ही सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, काफी ज्यादा वीडियोस वायरल भी चले गए हैं, काफी बच्चों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर जाओगे, जरूर से जाके वीडियो सेक्शन को चेक करो और जितने भी काम के लगे वीडियो सभी को वीडियोस को देखो। और आप भगा के देख सकते हो, लाइक 1.5 की स्पीड पे वीडियो देखोगे तो जल्दी समय में हो जाएगा। अब आपके लिए एक टॉपिक रह गया था जो कि था 12th इंग्लिश का पोयम सेक्शन। अब ये पोयम सेक्शन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। जैसे कि आप जानते हो कि 8 पोयम आपके पूरे सिलेबस में है, तो 8 पोयम में से कोई एक पोयम आप लोग को पोयम में पूछता है, यानी पोयम वाले कैटेगरी में पूछता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस A1 A2 A3 A4 A5 करके 5 क्वेश्चन पूछते हैं। और उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 3B में दूसरा कोई पोयम का स्टैंजा दिया होता है, उसमें एप्रिसिएशन पूछता है। तो एप्रिसिएशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, आप लोग चेकआउट कर लेना कि किस तरीके से मैंने एप्रिसिएशन का वीडियो बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन भी दिए है और एप्रिसिएशन को कैसे करते हैं उसको भी बताया। आज के वीडियो में पूरा पोयम समझ लेंगे हम लोग, सीन पोयम कैसे आते हैं, क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग को कैसे उन पोयम के पैसेज में से आंसर ढूंढना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगी। तो चलो आ जाओ फटाफट से। तो क्वेश्चन 3A में 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का वेटेज है खाली पोयम का, तो आपके 10 मार्क्स जो है बच्चे फिक्स हो जाएंगे। साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें बहुत सारे पीडीएफ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हम शेयर करते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक सीन पोयम दिख रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या है पोयम, रीड करो, देखो क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको एग्जाम में जब भी पोयम आएगा तो आपको पहले पोयम को हल्का सा रीड कर लेना है। जैसे मैंने पैसेज के लिए क्या बोला था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पोयम पढ़ो, लेकिन यहाँ पे पहले पोयम समझ लो कि पोयम किस बारे में है, किसका है। फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, तो ये ओपन रोड वाला है, ठीक है ना। ये पोयम कौन सा है, ओपन रोड का पोयम है। तो आपके दिमाग में अगर आपने ओपन रोड ये पोयम को समझा होगा तो क्लियर हो गया होगा कि ये ओपन रोड का है, ठीक है। अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। 5 क्वेश्चन पूछता है A1 A2 करके। तो पहला A1 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, पिक आउट द 2 लाइन्स विच डिस्क्राइब द फ्रेज गुड फॉर्च्यून, यानी इस पोयम के अकॉर्डिंग गुड फॉर्च्यून यानी अच्छा भाग्य, जिसको हम लोग बोलते हैं, नसीब बोलते हैं ना, अच्छा नसीब है, तो गुड फॉर्च्यून के हिसाब से कोई 2 लाइन इस पोयम में से आप ढूंढ के लिख सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने मार्किंग किया हुआ है, देखो। तो पहला लाइन ये है कि henceforth आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो, एक ये लाइन लिख सकते हो। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर। कॉन्स्टलेशन मतलब नक्षत्र होते हैं ना, आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी वगैरह के हिसाब से हमारा जो नसीब भाग्य वगैरह होता है वो हमारे कॉन्स्टलेशंस के हिसाब से, जो तारा होते हैं ना, तारा और चंद्रमा का लोकेशन, सूर्य का लोकेशन, उसके हिसाब से चीजें होती है। तो सेम, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, यानी जो उसके लिए है वो उसके लिए अच्छा ही करेगा, ऐसा बोला है। तो ये 2 लाइन जो है आप गुड फॉर्च्यून के हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो गया, यहां पे आपने वो आंसर यहां पे सीधा पोयम में से लिखा और लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था आप लोग को, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, गिव रीजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिया है कि आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, ठीक है ना, इसके बारे में आपको रीजन लिखना है। तो अगर आपने पोयम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भाई वो बताता है कि आई कैरी माई ओन डिलीशियस बर्डन, बट ये एक पैराडॉक्स भी है, क्योंकि हम अपने डिलीशियस बर्डन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, बोझ को कंपेयर कर रहे हैं किसी डिलीशियस चीज से। लेकिन उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि हम अपने लाइफ में जब होते हैं तो हमारे लाइफ में कोई ना कोई बोझ हम पे होता है। जैसे मान लो हमारे फादर की अगर हम बात करें, हर वो सैक्रिफाइस जो करना पड़ता है वो करते हैं। उनको अगर मान लो कि बहुत घूमने का शौक होगा, लेकिन वो फिर भी घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं घूमने जाऊंगा तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और शायद वो पैसे बचा के मैं अपने बच्चों का फीस भर सकूंगा। तो ऐसे हमारे जो पेरेंट्स थे, खासकर जो हमारे जनरेशन के पेरेंट्स थे, आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं, जो अपने पैसे बचाते हैं और अपने बच्चों पे खर्च करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य ब्राइट हो सके। तो वो अपने ऊपर बहुत बर्डन लेके चलते हैं। तो सेम आप लिख सकते हो कि आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन मीन्स ये पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है, द पोएट वांट टू से ही कैरीज हिज स्वीट मेमोरीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, ही से हिज हार्ट इज फुल ऑफ सच ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ गुड पीपल एंड वांट्स टू लिव चेरिश दिस मेमोरीज, यानी एक स्वीट डिलीशियस बर्डन लेके घूम रहा है, सबकी मेमोरीज है,
सबका काम है, सबका बोझ है, और वो अपने लाइफ को ऐसे इसी मेमोरीज के सहारे जीना चाहता है। तो ये आप पोएट के हिसाब से अगर आपने पोएम समझा होगा तो आप वो वर्ड्स लिख सकते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन इस पोएम में पूछा था कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछेगा कि कोई पोएम दिया रहेगा तो उसका या तो राइमिंग स्कीम बताओ या तो फिगर ऑफ स्पीच बताओ, ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें एक लाइन दिया हुआ है, इस पोएम में से ही एक लाइन है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर आई चूज। तो यहां पे आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या आएगा, सॉरी। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो तो लॉन्ग का एल, एल का लीडिंग, ठीक है, तो दो एल वर्ड आ रहे हैं यहां पे, तो ये एलिट्रेशन भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चोज, ठीक है, तो यहां पे लीडिंग की जब बात हो रही है तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कि पर्सन कैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी आ सकता है बिकॉज इट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। तो कोई भी दो या तीन आप फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं अगर आपको पूछेगा। तो ये मिल गया आपको यहां पे 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था A4। जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के होते हैं, सेम पैसेज में भी आते थे, सीन पैसेज में, ये पोएम में भी वैसे ही आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस योर ओन व्यूज रिगार्डिंग द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन आपको दिया हुआ है, ये लाइन है आपके लिए पोएम का, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अब ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को सोच के आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आपको कुछ लिखना है कि भाई द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोयम है, एक मिक्सचर है। क्योंकि देखो अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि पोयम हो या फिर अप्रिसिएशन हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो एटलीस्ट सारे पोयम का समरी आपको पता होना चाहिए, और जो कि आपको मैंने 3 दिन पहले ही बोल दिया था, ताकि 6-7 तारीख को मैंने बोला था, ताकि जो 2-3 दिन है उसमें आप समरी एटलीस्ट समझ के रख लो। जो भी आपने पढ़ा था स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में, उसको आप माइंड में रखो कि वो पोयम क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। अभी भी मौका है, पोयम समझ लो, बहुत ईजी तौर पे आप समझ सकते हो पोयम को। तो ये ओपन रोड एक ब्यूटीफुल पोयम है, एक मिक्सचर है सेल्फ अवेयरनेस का, फ्री विल का और नाइस हार्ट का, जो दिल से अच्छे होते हैं उनके लिए एक पोयम लिखी गई है, एक बहुत अच्छी है। तो 2-3 लाइन में आप लिखोगे आराम से, आपको यहाँ पे भी पर्सनल रिस्पॉन्स का 2 मार्क्स जो है मिल जाएगा। समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें A5, ये जो 5वां क्वेश्चन होता है ये जनरल तौर पे हमने देखा है कि कंपोज करने के लिए आता है और बच्चे काफी डरते भी है। तो क्वेश्चन आता है कि कंपोज 4 लाइंस ऑन एक टॉपिक दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया जर्नी ऑफ लाइफ। अब जर्नी ऑफ लाइफ जो है इसके ऊपर आपको 4 लाइन कंपोज करनी है, और कंपोज का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से कुछ लाइंस लिखो कि उसका लास्ट में राइमिंग बने। जैसे कि आपको पता है ना कोई गाना होता है, ठीक है, जब भी आप कोई गाना सुनते हो जनरल तौर पे तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स राइमिंग होते हैं, सेम आपको लाइंस कंपोज करना है एक शॉर्ट इन तरीके से, एक तरीके से गाना बनाना है इंग्लिश का इस टॉपिक को लेके, जर्नी ऑफ लाइफ को लेके, और उसमें राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए। तो जैसे मैंने बनाया कि लाइफ इज ए जर्नी, स्टेप बाय स्टेप वी गो थ्रू हाई एंड लोज, फास्ट एंड स्लो, ठीक है, विथ ड्रीम्स एज स्टार्स दैट लाइट आवर वे, वी लर्न वी ग्रो कम व्हाट में, ठीक है, ये भी कहीं से लिया हुआ ही होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से 4 लाइन का कंपोज आप कर सकते हो। अब देखो कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि कुछ कंपोज वाली चीजें पढ़ के जाओ, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बताया। अब इसको रट लो, इसको आप रट लो, जो भी आया ना जर्नी ऑफ लाइफ के जगह पे कुछ और आया तो कुछ और उसके जगह पे वर्डिंग्स डाल के सेम इसी प्रकार के लिख सकते हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो आप इसको रट लो और एक दो बताऊंगा उसको भी रट लो, उसमें बस क्या करना, वर्ड्स का रिप्लेस करना, जो टॉपिक आएगा उससे रिप्लेस करना और उससे मिलता जुलता वर्ड यहां पे डाल देना, ठीक है, समझ रहे हो। राइमिंग भी बन जाएगा और आपका कंपोज भी तैयार हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं और भी पोएम से, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो सेकंड पोएम यहां पे ले रहा हूं मैं, वीवर्स वाला, ठीक है। क्या बोल रहा है, वीवर्स वीविंग एट ए ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू वी वीव ए गारमेंट्स गे, ब्लू एज द विंग एज द हाइल्किन वाइल्ड, वी वेयर दो लुक्स अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो ये आपका पोएम है, ये आपने रीड किया होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसा पूछा है चलो देखते हैं। A1 में ये चार्ट पूछा था, ठीक है ना, ऐसे चार्ट कंप्लीट द वेब वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो चार्ट में पूछा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम ऑफ द डे है, टाइप ऑफ गारमेंट है, कलर ऑफ द गारमेंट है और फॉर हुम है। तो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग है, यहाँ पे देखो, ठीक है ना, कहीं दिख रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, कहीं दिख रहा होगा, ठीक है। गारमेंट ब्लू एज द विंग एज हाइल्कन वी विद द रोज ऑफ, ठीक है ना। ये देखो न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए रोब्स है, वो आ जाएगा उसके जगह पे, जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग होगा। मैरिज व्हील्स ऑफ ए क्वीन हो जाएगा, ठीक है ना। पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन हो गया, ठीक है। मूनलाइट का हो गया, क्लाउड वाइट का हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, ये आधा अधूरा भी है लिया है वैसे, लेकिन समझ जाओ कि अर्ली इन द मॉर्निंग रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, टाइप ऑफ गारमेंट, ठीक है, रोब है, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, टाइम ऑफ द डे अर्ली इन द मॉर्निंग है, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए रोब है, ठीक है ना, यहाँ पे रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है ना, रोब। तो आपने लिख दिया कि रोब फॉर ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। कलर क्या है उसका अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, अभी अभी हमने देखा था ब्लू कलर देखा था ना कहीं पे, तो ठीक है, कहाँ देखा था ब्लू भाई,
हाँ ब्लू, ये देखो, ब्लू एज द विंग ऑफ द हाल्कन वाइल्ड, मतलब हाल्कन वाइल्ड के जैसा ब्लू, तो ब्लू कलर का है वो डाल दिया यहाँ पे, लिखा हुआ है पहले से ही किसके लिए है, न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। उसके बाद टाइप ऑफ गारमेंट है मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन, तो मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन किधर है, ये रहा, अभी दिखा था अभी हम लोग ने मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन। अब उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉरी, उसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम क्या है, ठीक है। तो मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन का टाइमिंग क्या है, देखो अगर आप देखोगे तो एट फॉल ऑफ नाइट, तो आपने क्या लिख दिया वहां पे, एट फॉल ऑफ नाइट, ये लिखा हुआ है, कलर उसका पर्पल एंड ग्रीन लिखा हुआ है, किसके लिए है, ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए, ठीक है। बाकी चीज लिखा हुआ है, टाइम ऑफ द डे डेड नाइट है, गारमेंट डेड मैंस है, लेकिन कलर क्या है, तो इसके लिए पैसेज में जाओ, क्या है उसका, व्हाइट कलर है, तो लिख दिया आपने यहाँ पे व्हाइट कलर। तो मतलब आपका जो पोयम है उसमें से ही ऐसे जो चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं आराम से आप ढूंढ के लिख सकते हो, बहुत ईजी होता है, बस कॉन्सेंट्रेटेड बनाए रखना उसमें अपना, और आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। और क्वेश्चन क्या पूछा था, A2 पूछा था कंप्लीट द वेब, जैसे मैंने बोला वेब डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं पोयम में से। तो क्वेश्चन था व्यूअर्स कंपेयर द गारमेंट्स बीइंग वुमेन बाय देम विथ, पहला है मैरिज व्हील्स ऑफ क्वीन विद द फेदर ऑफ ए पिकॉक, दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो ये कि रोब्स ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड जो ब्लू एज बीइंग एज अ हेल्कन वाइल्ड, तो आप लिख सकते हो घुमा फिरा के, ठीक है, तो आपने लिख दिया रोब ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड विद द ब्लू विंग्स ऑफ ए वाइल्ड हेल्कन, ठीक है। फिर ये श्राउड फॉर डेड मैन्स फ्यूनरल वो भी लिखा हुआ था, तो जो आपके पोयम में है उसी से बनेगा वो, थोड़ा बहुत लाइंस को इधर उधर करना, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में जाना, पहला लाइन ऊपर नीचे लिख सकते हो, ऊपर दूसरा लाइन, तो इस प्रकार से आप मिसमैच करके थोड़े बहुत वर्ड्स अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक अच्छा सेंटेंस बन पाए उसके हिसाब से आपको लिख देना है और आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी होता है ये चीज, ओके। और तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड, देखो क्वेश्चन आ गया ओन वर्ड्स वाला, वर्ड्स द स्टेप्स और मेजर दैट यू वुड टेक टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ व्यूअर्स, जो व्यूअर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो पावर लूम जो होता है ना, उन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री को अफेक्ट किया काफी ज्यादा, पहले व्यूअर्स होते थे जो हाथों से कपड़े सिलते थे बनाते थे, लेकिन आज के डेट में सब मशीनरीज आ गए, पावर लूम्स आ गए, यानी जो पावर से चलते वाले जो है, जो कपड़े इंडस्ट्री में जो जिनके पेरेंट्स काम करते हैं उनको पूछना, अगर आपके फादर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको पता होगा हैंडलूम क्या होता है, पावर लूम क्या होता है। तो जो पहले हैंडलूम था, हाथों से कारीगरी होती थी, आज के डेट में वो पावर लूम्स हो गया, सारी मशीनरी होती है, जिसकी वजह से जो लोग काम करते थे हाथ से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट शुड हेल्प, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए व्यूअर्स को और साथ में हैंडलूम इंडस्ट्री वाले को, ठीक है, और सपोर्ट करना चाहिए एज ए इंडिविजुअल, आई सपोर्ट दे, मतलब मेरी बात पूछिए ना यहाँ पे ओन वर्ड्स में, तो आप क्या होते, आप उसके जगह पे होते तो क्या स्टेप मेजर लेते, तो मैं बोलता कि आई शुड सपोर्ट देम बाय बाइंग क्लोथेस, यानी कि कुछ ऐसे क्लोथ्स होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जो कढ़ाई बुनाई से बने होते हैं, जो हाथों से बनाए गए होते हैं, तो मैं उनको खरीदना पसंद करता एज कंपेयर टू जो मशीनरी से बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो कपड़े जो हाथों से बनते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, भले ही प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है ऐसे लोग को। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि किसी रोड के किनारे बैठने वाले कोई सब्जी वाले से, कोई दिया बेचने वाले से खरीद लिया करो, ताकि उनका एटलीस्ट गुजारा हो सके, उनका भला हो सके। बड़े बड़े लोग शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ से उतनी 10 गुना दाम में वो चीज़ खरीदते हैं, तो इससे अच्छा यार आप रोड साइड से खरीदो, उनका दुआ भी लगेगा आप लोग खरीदोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, और अपने दोस्तों को भी आप इनके प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो, ऐसा मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है कि राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा का है डबल ए डबल बी, हमें बोल रहा है फाइंड द राइमिंग स्कीम इन द सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा, ठीक है। तो आप आ जाओ इसमें, आपको राइमिंग स्कीम बताना है, ठीक है, तो आप आ जाओ पोयम में, आपने पोयम में आया और क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहला ए बी बी है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, तो आप सेकंड और थर्ड का बताओ। तो देखो नाइट ब्राइड, ठीक है, ए बी बी हो गया ना, तो नाइट ब्राइड यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, सी सी डी डी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये स्टील चिल क्लाउड श्राउड, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसके हिसाब से यहां पे आप लिख सकते हो, बहुत इजी, ठीक है, देख पा रहे हो ये हमने लिख दिया, बहुत इजी है। नेक्स्ट कंपोज वाला आता है आखिरी का, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ, क्लोथ्स के इंपॉर्टेंस के ऊपर 4 लाइन कंपोज करो, तो मैंने लिखा है कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, दे कीप अस सेफ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, दे शो आवर स्टाइल कल्चर एंड ग्रेस, एडिंग ब्यूटी टू टाइम एंड प्लेस, ये हमने लिखा हुआ है, इसको भी आप बाय हार्ट कर सकते हो, बाई चांस अगर कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स के रिगार्डिंग या फिर किसी और के रिगार्डिंग आ गया तो ये आप उसमें चिपका सकते हो, यानी सेम टू सेम डाल देना, बस कुछ वर्डिंग्स जो है वो चेंज कर देना, आपका लाइन कंपोज हो जाएगा, कंपोज वाला, ठीक है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक और पोयम है, इसको भी देख लेते हैं बच्चा, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये आपका पोयम है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग विक टी, ईटिंग ए स्टील चपाती, रीडिंग ए बुक, ही गोस इनटू द टॉयलेट टू द कंटेम्पलेट मैन स्ट्रेचिंग फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये जो पोयम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है पहला कि कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट, पहला है ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग स्टेल चपाती, फिर क्या कर रहा है,
ड्रिंकिंग वीक टी, स्टेल चपाती खा रहा है, फिर वो रीडिंग ए बुक कर रहा है, टॉयलेट में जा रहा है कंटेम्पलेट करने के लिए। तो यही सारी चीज बना के आपको उस फ्लो चार्ट में लिख देना है, ठीक है ना। रीडिंग ए बुक, गोइंग टू टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, बस हो गया, मिल गया आपको 2 मार्क्स। कितना इजी था बोलो। पोएम में से देखा आपने, लिख दिया, आपके सामने किया मैंने। नेक्स्ट है फाइंड द लाइंस टू हाईलाइट द रिलेशन ऑफ ए चिल्ड्रन एंड फादर। मतलब कुछ ऐसे लाइन ढूंढो जो फादर और चिल्ड्रन का एक रिलेशन बता रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, क्या रिलेशन बता रहा है, ध्यान दो। ये देखो यहाँ पे देखो, हिज स्टूडेंट चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। यानी बच्चे जो है अपने फादर से कुछ सीक्रेट्स या फिर जोक शेयर नहीं करते क्योंकि एक बहुत गैप होता है उनके बीच में। कभी ऐसा होता है कि आप अपने पापा के साथ जोक मार रहे हो, ये कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, नहीं हो पाती है ना भाई, क्योंकि वो फादर है, एक रिस्पेक्ट होती है, नहीं कर पाते। वही फालतू की बातें, गंदी बातें आप दोस्तों से करते हो जाके, है कि नहीं। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सबने किया हुआ है, आपने किया है, मैंने किया है, शायद हमारे जो सीनियर्स होंगे, जो हमारे टीचर्स होंगे, सबने किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक गैप रखते हैं। और बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि कोई फादर अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रेंड जैसा होता है, क्योंकि देखो फादर का स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, तभी हम लोग भी स्ट्रिक्ट रहेंगे। तो वो चीज है, तो यही चीज यहां पे बोल रहे हैं, लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये 2 लाइन आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूं A3 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट फादर्स डे, इफ यस हाउ, इफ नॉट व्हाई। तो क्या आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या फादर डे सेलिब्रेट आप करोगे, और करोगे तो क्यों, नहीं करोगे तो क्यों। तो मैं बोलूंगा कि यस, फादर डे शुड बी सेलिब्रेटेड, ऑब्वियसली करना चाहिए। हमारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो फादर का डे भी फादर डे के तौर पे सेलिब्रेट होना चाहिए। फादर की सेक्रीफाइसेस की वजह से हम जो भी बनते हैं वो फादर के लिए के वजह से ही बनते हैं। 90% केसेस में तो यही होता है, 10% केसेस में हम बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप देखोगे आज के डेट में जो फादर सेक्रीफाइस करता है वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। फादर्स जो होते हैं पूरे मेहनत करते हैं, बाहर जाके दुनिया से लड़ते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, फुलफिल करते हैं, और हमारी मम्मियाँ हमारे घर में हमारी सब चीज़ देख रेख करके ये दोनों मिलकर हमारे लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज बात फादर की हो रही है, तो हम लिखेंगे यस, फादर डे शुड बी सेलिब्रेटेड बाय हगिंग। कैसे कर सकते हैं हम लोग, उनको हग करके, उनको बता के कि भाई आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आई लव यू बोल सकते हो, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो केक कट कर सकते हो। ये सारी चीज आप करोगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन एंड गिव वन मोर एग्जांपल। यानी कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है इस लाइन का, जो कि है कमिंग आउट ऑफ ही ट्रेम्बल्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे सैट सिंक, 2 एस वाला आ गया यहां पे, मतलब ये हो गया एलिट्रेशन, ठीक है। साथ में ट्रेम्बल्स और द, यहां पे टी और एस 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एलिट्रेशन हो गया। दूसरा होता है कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, मतलब ये एक पोएटिक लाइन है, एक मुहावरा, एक शायरी टाइप की लाइन है कि कमिंग आउट ऑफ ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। तो ये एक इन्वर्जन हो गया, जो कि एक पोएटिक इफेक्ट बताता है, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये याद रख लेना, ओके। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां जो है आपका क्वेश्चन A5, जो कि अगेन आपका आया है कि 2 पोएटिक लाइंस दिए हुए हैं, आपको राइम करके विथ लाइन बनानी है। मतलब कंपोज करने के लिए डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन आपको 2 लाइन दे दिया और आपको बोला आगे का लाइन कंटिन्यू करो, मतलब एक तरीके से कंपोज जैसा ही है। तो ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू स्टैटिक ऑन द रेडियो, मैंने लिख दिया ड्रिफ्टिंग थ्रू ड्रीम्स वेयर लॉस्ट इकोस फ्लो इन द नाइट हर्श हीज थॉट सॉफ्टली अवे कैरिड बाय विस्पर्स दैट फेड अवे, खत्म, ठीक है। याद कर सकते हो, याद कर लेना, और कुछ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट एक और पोयम लेकर आया हूं, इसको देख लो, जो कि है मनी वाला पोयम, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। मनी वाला पोयम या तो इसमें आएगा या तो एप्रिसिएशन में आएगा, गारंटी, ठीक है। या तो पोयम वाले सेक्शन में या तो एप्रिसिएशन वाले इसमें मनी वाला जो पोयम है वो आएगा। तो अच्छे से देख लो क्या बोल रहा है। व्हेन आई हैड मनी आई न्यू नो जॉय टिल वेंट पुअर फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल द डे एट माय डोर। क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो पोयम तो पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन पूछा ये वाला, कंप्लीट द वेब, ऐसा वेब दे दिया, खाली बॉक्सेस दे दिए और आपको भरना है। तो मैंने क्या भरा, पुअर मेन्स क्वालिटी क्या क्या होती है। तो मैंने पोयम में आऊंगा, पुअर मेन का क्वालिटी क्या क्या होता है, ठीक है। पुअर मेन का क्वालिटी क्या क्या होता है कि भाई उनकी हार्ट जो होती है काफी लाइट होती है, मतलब दिल हल्का होता है, ठीक है। उनके पास टाइम होता है देने के लिए, ठीक है, ठीक है। अबाउट देयर वर्क फ्रॉम नाइट, ठीक है। वो हंसते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। यही सारी चीज घुमा के लिख दो, यहां पे लिख दिया मैंने। दे वर्क वेरी हार्ड टिल नाइट, दे लाफ एंड लिव विद देयर लाइफ, दे हैव रियल फ्रेंड्स एंड फैमिली, देयर हार्ट आर लाइट। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या बोल रहा है, द पोएट वांटेड टू बिकम पुअर बिकॉज, पोएट पुअर क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो देखना चाहता था ना कि गरीब जो लोग होते हैं, गरीब मतलब नॉट एग्जैक्ट गरीब, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास पैसे कम है लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सारे को टाइम दे पाते। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे कि बिकॉज पुअर पीपल एंजॉय देयर लाइफ एंड हैव रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स, इसके लिए बनना चाहता था। फिर नेक्स्ट है द पोएट डजंट वांट टू स्पीक टू दिस फेक वर्ल्ड, यानी इस फेक वर्ल्ड में पोएट बोलना नहीं चाहता था। क्यों, बिकॉज नाउ ही हैज फ्यू फ्रेंड्स एंड इज हैप्पी विद देम, यानी कि जब वो पुअर हुआ उसके पास कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है,
और उसी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है आपको कि कैन वी लिव विदाउट मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए, कि क्या हम बिना पैसे के जिंदा रह सकते हैं, और अगर रह सकते हैं तो आपका व्यू दो। तो हम लिखेंगे कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि भाई ये फैक्ट है। अगर आप आज से 1 लाख साल पहले, या 1 लाख साल चलो बहुत ज्यादा बोल दिया यार, 1 लाख साल पहले तो हम लोग वो पत्थर घस रहे थे, क्या बोलते हैं, मतलब जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे अगर किसी के पास पैसा नहीं होता था तो सिर्फ खेती करते थे, वो जो अनाज पैदा होता था वो खाते थे, क्योंकि हमारा इंसानियत का सिर्फ एक मकसद था, जिंदा रहना। आज के डेट में कई मकसद हो गया है, हमें करियर बनाना है, सक्सेसफुल बनना है, उसको हराना है, इसको हराना है, उससे ज्यादा पैसे कमाना है, मेरे पास 50 गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, इतना बैग में, मतलब ये लोगों का मेंटालिटी वैसा ग्रो हुआ है। लेकिन आज से सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर मैं बात करूं सिर्फ 400-500 साल, या फिर चलो 400-500 साल बहुत कम बोल दिया, वो तो इन्वेडर्स लोग आए थे, ठीक है ना, वो मुगल्स आए उसके बाद हुआ, उसके पहले की बात अगर बोले तो उस टाइम पे किसी को लोभ नहीं था, लालच नहीं था, सिर्फ खेती करते थे, खेती करके खाया। जैसे स्टोनेज मैन हुआ करते थे, वो लोग सिर्फ खेती करते थे, कुछ जानवर आए उसको मारते थे, खाते थे, मतलब उनका मेन मकसद सिर्फ था कि जिंदा रहना है, कि एनी हाउ कैसे भी करके जिंदा रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो आप मारे जाओगे, बिकॉज जंगली जानवर अटैक कर देंगे, बीमारियां हो जाएगी। लेकिन अभी वो चीजें चेंज हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट मनी। मनी बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे नीड्स के लिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए, हेल्थ के लिए आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो बिना बिना फीस लिए कौन पढ़ाता है आपके राहुल सर को छोड़ के, मतलब देयर आर सो मेनी अदर टीचर्स ऑल्सो, एंड स्टिल आप लोग को सैल्यूट करना चाहिए सभी टीचर्स को जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे सारे जितने भी टीचर्स हैं सब मिलकर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हमें आपकी दुआ मिल रही है, बदले में थोड़ा बहुत मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से, वो तो आप लोग को पता ही होगा यार, घर चल जाता है इतना। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको फ्री में ही दे रहे हैं हम लोग, जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं वो आपके लिए फ्री है, करेक्ट है। लेकिन आज के डेट में अगर आप एजुकेशन करते हो बाहर से कहीं से भी, तो विदाउट मनी इट इज इंपॉसिबल टू अचीव दैट डिग्री विदाउट मनी। आपको एक नॉर्मल पढ़ाई भी करनी है तो भी आपको यार कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो एजुकेशन भी आप बोल सकते हो कि बेसिक नीड्स में आ गया। पहले सिर्फ बेसिक नीड्स क्या होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर एक बेसिक नीड होती थी। आज के डेट में बेसिक नीड हो गया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर, क्योंकि बीमारियां इतनी हो गई है, ठीक है ना, और बेटर लाइफस्टाइल जीना है तो पैसा चाहिए। तो आपने ये अपने हिसाब से थॉट्स लिख दिया। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें आपको स्टैंजा दिया है, स्टैंजा 1, स्टैंजा मतलब पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ ये 1, 2, इसमें राइमिंग स्कीम बताना है और राइमिंग वर्ड्स बताना है। तो हम जाएंगे सीधा किसके ऊपर, पैसेज के ऊपर, हमारे पोयम के ऊपर जाएंगे। पोयम में जाओगे तो पहला स्टैंजा देखो, ये मनी ओ पुअर फ्रेंड डोर, तो यहां पे आप देखोगे तो ये ए है, बी है, ये सी है, लेकिन ये बी है, तो ए बी सी बी, ये आपका राइमिंग स्कीम हो गया। और यहां पे आप देखोगे तो डी, फिर ई, एफ, और ये ब्लो का नो मतलब ई और ई आपका सेम हो जाएगा, यानी ये भी आपका राइमिंग स्कीम हो गया। तो 2 राइमिंग स्कीम आपने स्टैंजा के हिसाब से यहां पे लिख दिया, ठीक है। ए बी सी बी हो रहा है और डी ई एफ ई हो रहा है, दोनों स्टैंजा का लिख दिया। और ये पुअर डोर हो रहा है और ये ब्लो नो हो रहा है, कौन से वर्ड रिपीट हो रहे थे वो आपने लिख दिया। एंड एक आखिरी क्वेश्चन जो पूछा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कंपोज आता है अगेन, इसमें बोल रहा है कि 4 लाइन फ्रेंडशिप के ऊपर लिखो। और ये अगर आ गया तो आपके तो बल्ले बल्ले, फ्रेंडशिप के बारे में तो पूरी किताब लिख दोगे आप, है कि नहीं दोस्ती। और मैं आपको एक सच और कड़वी बात बताता हूं, आप 12वीं में हो सकता है आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो अब तक आपका साथ दे रहे आ रहे होंगे 12वीं तक, लेकिन ये कड़वा सच है कि आज से बाद, मतलब जब आपका 12वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ऐसे बहुत सारे जिगरी यार होंगे जो आपका साथ छोड़ देंगे। और वो शायद ऐसा भी हो सकता है जानबूझ के छोड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है वैसे वैसे दूरियां बढ़ती जाती है। और बहुत सारे ऐसे आपके लाइफ में जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जाते हैं और आपकी लाइफ बढ़ती जाती है। अब आप 18 साल के हो, एक टाइम के बाद 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, देखते ही देखते 40-50, फिर पीछे मुड़ के देखोगे कि क्या लाइफ थी यार, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अभी मैं जस्ट 30 ईयर्स का हुआ हूँ, 30 ईयर्स का, लेकिन आज भी मैं जब फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, और शायद आपको भी मिलेगा, ठीक है। चलो, तो फ्रेंडशिप के ऊपर बात है कि फ्रेंडशिप इज ए बॉन्ड सो ट्रू, अ लाइट दैट शाइन्स इन ग्रे एंड ब्लू, थ्रू जॉय एंड सॉरो, थिक एंड थिन, अ लॉयल हार्ट विल ऑलवेज विन। क्या बात है, शायरी हो गया है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर लो इसको यार, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आपके तो मजे ही है, ठीक है। तो फिलहाल इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यानी पोयम का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें लगभग 4 से 5 पोयम हमने आपको बताया है कि कैसे आप आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। कंपोज में आपको क्या करना होता है, ओन वर्ड्स वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, राइमिंग स्कीम हो गया, या फिर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया, कैसे आपको ढूंढना होता है, कैसे आप लिख सकते हो, वो सारा चीज इस वीडियो में एक साथ एक ही वीडियो के अंदर हमने कवर कर दिया।
तो जो भी पोयम के अंदर दिक्कत था, उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बस मन लगा के जो भी समय बचा है फटाफट से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करते रहो और 12वीं का पहला एग्जाम इंग्लिश में फोड़ दो, आग लगा दो यार बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, तो जाओ वीडियो सेक्शन में, अगर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है या फिर कोई वीडियो मिस कर दिया है तो वीडियो सेक्शन में एक बार प्लीज विजिट कर लेना इस चैनल के, क्योंकि पिछले 3 दिन में हमने इंग्लिश के लिए लगभग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाओ उन सभी वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे देख डालो और रिवाइज कर डालो, ताकि आपके माइंड में सारी चीज फिट हो जाए और एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से मार्क्स निकाल पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। और सुबह सुबह लाइव रिवीजन में आ जाना, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम हर एग्जाम्स के पहले, यानी आपका अगर 11 बजे एग्जाम है तो उसी दिन मॉर्निंग में हम लास्ट मोमेंट रिवीजन LMR लेते हैं। हर साल से ले रहे हैं, आपके लिए भी लेंगे, तो आप सुबह मॉर्निंग में जुड़ सकते हो लाइव सेक्शन में आके, तो जुड़ जाना। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना शेयर कर सकते हो उतना अच्छा। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।